गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड था आपका संरचना और भू आकृति विज्ञान के बारे में। तो हम इंडिया से संबंधित, भारत से संबंधित पढ़ रहे थे। भारत को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। तो अब बारी आती है उत्तरी भारत के मैदानों की बात। उत्तरी भारत जो मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बाहे कर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। ठीक है, मैंने आपको सिंधु रिवर जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हुई, गंगा उत्तराखंड से एंड ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहाँ से, ठीक है, जो इनसे बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। इस मैदान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वे 150 से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भाग होते हैं, बाबर, तराई एंड जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ के मैदान को फिर से डिवाइड किया गया है खादर और बांगर के अंदर। बाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। बाबर क्या है, जो 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई की जो पतली पट्टी है, जो शिवालिक जो रेंजेस हैं, जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल गोलाशम जमा करती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। बाबर के दक्षिण में तराई अक्षेत्र है। देखिए, बाबर आप पढ़ चुके हैं, अब तराई के बारे में आप देख रहे हैं। तराई अक्षेत्र यह 10 से 20 किलोमीटर तक का है। ठीक है, ये 8 से 10, और यदि तराई की बात करूँ तो यह 10 से 20। बाबर अक्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। जो बाबर अक्षेत्र में विलुप्त हो गई थी वो यहाँ पर निकलकर प्रकट होती हैं। क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये अक्षेत्र अनूप बन जाते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए, यह अक्षेत्र जो है प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर भी है। तराई से दक्षिण में मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। तराई से जो दक्षिण में मैदान बना है जहाँ पर पुराने और नए, पुराने वाले बांगर और नए वाले जलोढ़ निक्षेप जो हैं वो जिसे खादर कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए, इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलीकृतियाँ कौन सी हैं? बालुका, रोधी, विषरभ, गोखुर झीलें हैं। गुपुत नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्म सरोवर की घाटी की बात करूं तो वहां पर ब्रह्म सरोवर घाटी का मैदान नदीय द्वीप है और बालुका रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, आपको पता है सुंदरवन डेल्टा बे ऑफ बंगाल में स्थित है और काफ़ी बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये जो मतलब उत्तर भारत के मैदानों में विशाल नदियाँ बहती हैं, ये कहाँ जाकर डेल्टा बनाती हैं? बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती हैं। सामान्य तौर पर यह है सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 100 मीटर के बीच में है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले दुबरी के समीप यह दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। कितनी डिग्री पर यह दक्षिण की ओर मुड़ रही है? 90 डिग्री की। फिर ये कहता है ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ कई प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, गन्ना और जूट उगाई जाती हैं, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। देखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ है जो वह प्रायद्वीपीय पठार है। यह तिकोने आकार वाला है, कटा फटा भूखंड है, जिसकी 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली तक, कटक कहाँ पर है? एमपी में, अरावली विस्तार तक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। अब उत्तर पूर्व में यदि शिलोंग की बात करूँ, शिलोंग तथा
कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है, ये आपको पता है कार्बी एंगलोंग कहाँ पर है, असम और मेघालय जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पर है। इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भागों में से एक है, स्थिर भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम करती है, ठीक है, पश्चिम से यदि पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई डिक्रीज होती जाती है, जिसका परिणाम यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से पता चलता है। देखिए पठार की निचाई कम है, ठीक है, यदि पूर्व की तरफ जाते हैं तो पठार क्या है, निचाई डिक्रीज होती जाती है। इससे क्लियर है कि नदियाँ उसी तरफ बहकर जाने लग रही हैं। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, तो मैं ऐसी नदियों के नाम आपको बता देती हूँ एक बार। महानदी का आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, गंगा ले सकते हैं, यमुना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यमुना इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। कोसी नदी, गंडक नदी, बहुत सारी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताइए, ये हो चुका है। कुछ स्थलकृतियों के भी नाम बताइए जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ टोर, ब्लॉक, पर्वत भ्रंश, घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नंगन, चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। अब प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि यहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपने पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की अक्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खंड, महाखंड इसकी धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोराना खंड इसके उदाहरण हैं। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तरी पूर्वी पठार। यहाँ देखते हैं सबसे पहले दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महाद्वीप की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान बता रखी है कि दक्कन का पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार देखिए पश्चिमी घाट पश्चिम में, पूर्वी घाट पूर्वी में, ठीक है, और सतपुड़ा जो रेंजेस हैं, मैकाल, महाद्वीप की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलई और इलायची पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवतरित हैं। पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचे हैं एज कम्पेयर टू पूर्वी घाट। इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है जो उत्तर से दक्षिणी तरफ की ओर चलती है। प्रायद्वीपीय पठार की यदि मैं सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो वो अनायमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो पश्चिमी घाट की अनायमलई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी यदि चोटी की बात करूँ तो वो डोडा बेटा है। देखिए फर्स्ट कौन सी है, अनायमुदी है, सेकंड डोडा बेटा है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है, पूर्वी घाट अवतरित नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपरदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावेदी पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा की श्रेणियाँ हैं, नलामला पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्व और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। अब देखते हैं मध्य उच्च भूभाग, सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत जो है उच्चस्त पठार की श्रेणियों से बना है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। दक्कन पठार की ये कौन सी सीमा बनाते हैं, मध्य वाला पार्ट उत्तरी सीमा बनाता है। ये अवशिष्ट पदार्थों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो कि काफ़ी हद तक अवतरित हैं और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है जहाँ पर अनुधरीय रेत के टिब्बों और चपाकार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ तक है ये आप देख सकते हैं। इसका जो है वह जैसलमेर तक है। जैसलमेर कहाँ पर है बेटा, राजस्थान में है, जहाँ ये अनुधरीय रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीले टिब्बों से ढका हुआ है। अपने भूगर्भीय इतिहास में ही यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। कौन कौन से हैं, स्लेट है, संगमरमर है, नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल में मध्य
मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां जो हैं वह विंध्याचल कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास से चंबल हैं। बनास जो है वह चंबल की एकमात्र सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। इसका मतलब बनास का ओरिजिन प्लेस क्या है, अरावली में है। ज़्यादा डिटेल हम जब रिवर्स वाला नेक्स्ट जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, जो प्रवाह तंत्र है, अपना नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे तब हम वहाँ पर करेंगे। अब मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार है। ठीक है, उत्तर पूर्व पठार देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच की भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया है। इनके बीच में जो भ्रंश घाटी बनी उसकी वजह से यह अलग हो गया है। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से थोड़े से अलग थलग हैं, क्योंकि ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। इसमें आवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनके नाम है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती। ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ इसी विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय पठार भी कोयला, लोहा, सिलेमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी नगन चट्टानों से ढका स्थल है जहां वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। भारतीय मरुस्थल की बात देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने द्वीप समूहों की बात करेंगे। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों में उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए, विशाल भारतीय मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदारीय रेतीले टिब्बे हैं, बरखान पाए जाते हैं। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वह 150 मिलीमीटर से भी कम होती है और परिणाम स्वरूप जो है यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए यह शुष्क है, और शुष्क है तो यहाँ पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती। इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह अक्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यदि काफ़ी टाइम पहले की बात करते हैं तो उस समय पे हम देख सकते हैं कि यह किसका हिस्सा था, समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट जो ब्रासर के आसपास समुद्री निक्षेपों से पता चलती है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यदि भूगर्भिक चट्टान संरचना देखी जाए तो वह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की मुख्य स्थलाकृतियाँ स्थानांतरित रेती टीले, छत्रक चट्टानें और उद्यान हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला भाग उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला भाग। कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में है, तो उसकी तरफ जो ढाल वाला भाग है उसे दक्षिणी भाग कहा गया है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। लूनी नदी इम्पोर्टेंट नदी है। यहाँ पर अल्प वृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती हैं। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिसे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान, जो अब हमारा कोस्टल रीजन है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत की जो तट रेखा है वो काफ़ी लंबी है, 7517 किलोमीटर में है, जिसमें मैंने अपने आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दिया है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब वह पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पतन एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कौन कौन से, कांडला है, मंझगांव। कांडला कहाँ पर है, गुजरात। मंझगांव मुंबई में। JLN नाहवा सेवा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मार्ग गोवा इन गोवा। मैंगलोर इन
कर्नाटका एंड कोचीन इज सिचुएटेड इन केरला। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक जो फैला हुआ है, देखिए सबसे उत्तर में यदि मैं कोस्टल एरिया में देखूँ तो सबसे पहले गुजरात, देन और लास्ट में सबसे नीचे केरल है। तो वहाँ तक मैं देखूँ तो पश्चिमी तटीय मैदान कहा गया है। ठीक है, गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। उत्तर और दक्षिण में क्या है, ये चौड़े हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, दो नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं करती, एस्चुरी की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, बाकी सभी नदियाँ जो हैं वो एस्चुरी की नहीं, डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतर्स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कौन सी स्थलाकृति? कयाल है। ठीक है, ये कहाँ पर है? मालाबार में स्थित है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाकमली नौका दौड़ का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पुनामादा कयाल में ही किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे जोड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं सारी डेल्टा बनाती हैं। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन तथा पोतशराई जो है वे कम है। यहाँ महाद्वीपीय सेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पवनों और पोतशराओं का विकास जो है वह मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पतनों के नाम बताइए। ठीक है, पूर्वी तट के जो नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ जो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में मैं दो पोर्ट के बारे में बात करूँगी, एक कोलकाता पोर्ट एंड सेकेंड हल्दिया पोर्ट। कोलकाता का वर्कलोड कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाए गए। देन आफ्टर मैं उड़ीसा स्टेट की बात करती हूँ। उड़ीसा स्टेट में पारादीप पोर्ट है। ठीक है, पारादीप पोर्ट या आप जिसे बंदरगाह बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट की मैं बात करती हूँ तो आंध्र प्रदेश की बात कीजिए। आंध्र प्रदेश में मैं बात करूँ तो जो हमारी लैंडलॉक पोर्ट है जिसे विशाखापट्टनम नाम है, जिसका विशाखापट्टनम। देन आफ्टर तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में एक चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है और उसके बाद चेन्नई का वर्कलोड कम करने के लिए एन्नोर और उससे नीचे तूतीकोरिन। ये मैंने आपको बता दी पूर्वी तट की पोर्ट के बारे में। क्लियर टू यू? अब देखिए यहाँ पर द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में टोटल कितने हैं? 572 हैं। ये 6 से उत्तर और 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से लेकर 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित हैं। ये जो आपको 6 से 14 की लोकेशन दी गई है ये आपको लिटीट्यूड्स की दी गई है। ठीक है, और ये वाली लोकेशन आपको लॉन्गिट्यूड्स की दी गई हैं, अक्षांश रेखाएं एंड देशांतर रेखाएं। द्वीप समूह में लमरीद द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी द्वीपों की दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान बेटा और दक्षिण में निकोबार है। ये द्वीप समूह समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुई है। बैरन आइलैंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक एक्टिव जो वोल्केनो है वो इंडिया के अंदर सिर्फ बैरन ज्वालामुखी बैरन आइलैंड के नाम से ही इसे जाना जाता है और यह द्वीप समूह अखंडित कंकड़ पत्थरों और गोलसमूह से बना हुआ है। फिर उसके बाद देखिए पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन। यहाँ द्वीप समूहों पर सुनहरी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप मिनिकॉय शामिल हैं। अरब सागर के द्वीपों की बात करूँ तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, जिसे बाद में लक्षद्वीप का ही नाम दिया गया। यह उत्तर में 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में। देखिए 80 एंड 74 ये आपको लॉन्गिट्यूड की लोकेशन एंड दिस इज वन इज द लेटीट्यूड लोकेशन। ये केरल तट में 280 किलोमीटर और 480 किलोमीटर की दूरी स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं। यहाँ पर टोटल कितने थे? 572 थे। यहाँ पर 36 हैं और इनमें 11 पर मानव आवास भी है। मिनिकॉय सबसे छोटा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा
द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। ये आपके लिए एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। उत्तर में अमीनो द्वीप है और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप है। जैसे यहाँ पे अंडमान और निकोबार हैं, यहाँ पर ये 2 द्वीप दिए गए हैं। इस द्वीप समूह का तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवमद गुटिकाएँ, सिंगल और गोलशिमिकाएँ तथा गोलाशम पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सैंडल चोटी है, ठीक है, जो उत्तरी अंडमान में, जिसकी हाइट ये है। माउंट डिओवेली मध्य अंडमान में 515 है और माउंट कोयाब दक्षिणी अंडमान में 460 है। माउंट थ्रिलर यहाँ पर कितनी है, 642 है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो सैंडल पीक है वो यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है और जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 738 मीटर दी गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये कर लेना कि एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड है, क्लियर टू यू, और 10 डिग्री चैनल से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ये आपको लर्न करना है।